नमस्कार दोस्तों, वेलकम। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आरएस जंक्शन पर। मैं हूं घनश्याम शर्मा और पॉलिटी की हमारी सीरीज में हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के माध्यम से संपूर्ण संविधान को कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं। संविधान के 3 भाग हम पूरे कर चुके हैं और संविधान की पृष्ठभूमि पर भी हमने चर्चा की है। आज की इस कक्षा में हम सभी मिलकर के चर्चा करने वाले हैं राज्यों के लिए दिए गए नीति निर्देशक तत्वों के बारे में, और ये हमारे संविधान के भाग 4 के अंतर्गत सम्मिलित है। तो अब हम चौथे भाग में आ गए हैं और इस चौथे भाग को हम अगले 2 वीडियो में कवर करने की कोशिश करने वाले हैं। तो आप हमारे साथ बने रहें। अगर ये कक्षा आपको अच्छी लग रही है, वाकई में आपको लगता है कि इसमें जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वह टू द टॉपिक हैं और इसके साथ साथ उनका लेवल अच्छा है, तो आप इन वीडियोस को लाइक जरूर करें ताकि अन्य छात्रों को भी ये पता लग सके कि यह कक्षा कितनी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप सभी हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से हमारे चैनल पर दी जाने वाली सभी जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो आरएस परीक्षा के लिए खासकर हमारा फोकस रहता है। तो हम शुरुआत करते हैं नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। पहले मैं आपको एक बेसिक डिफाइन कर देता हूं, नीति निर्देशक तत्व क्या है। नीति का मतलब होता है किसी कार्य को करने के लिए एक रास्ता तय करना। ये एक प्रकार का उद्देश्य होता है जिसमें आप किसी भी काम को करने के लिए एक पथ, एक मार्ग का चुनाव करते हैं और उसी के अनुरूप किसी लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। और इसको जो निर्देश देता है, इसको जो राह दिखाने का काम करता है कि आप अपना मार्ग कैसे तय करें, उन्हीं तत्वों को हम नीति निर्देशक तत्व के रूप में जान सकते हैं। तो भारत देश जो कुछ भी अपने लक्ष्य धारण करता है संविधान के माध्यम से या फिर हमारे जो स्वतंत्रता आंदोलन है उसके माध्यम से, उन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए हमें कौन सा मार्ग अपनाना चाहिए, कौन कौन से तरीकों पर हमें काम करना चाहिए, इनका निर्देश करने वाले जो भी तत्व हैं वे सभी हमारे नीति निर्देशक तत्वों में माने जाते हैं। तो पहला प्रश्न देखिए और उसके बाद इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। आप सभी कमेंट बॉक्स में इनका आंसर दे सकते हैं ताकि आपको खुद को भी ये पता लग सके कि आपकी तैयारी अभी तक किस स्तर पर है। संविधान के किस भाग में सामाजिक न्याय दर्शन का वास्तविक तत्व निहित है? सामाजिक न्याय दर्शन आपका संविधान का किस भाग में दिखाई देता है? ऑप्शन है भाग 3, भाग 4, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर होगा सी, उपरोक्त दोनों। दरअसल भाग 3 के जो मूल अधिकार हैं उनमें और भाग 4 के अंतर्गत जो नीति निर्देशक तत्व हैं, इन दोनों में मिलकर के सामाजिक न्याय दर्शन, जो दर्शन है सामाजिक न्याय का, क्योंकि सामाजिक न्याय अपने आप में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक तीनों ही तरह के न्याय दर्शन को समाहित करता है। तो जहां आपके राजनीतिक लोकतंत्र की बात हम मूल अधिकारों में करते हैं, वहीं पर आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की बात हम कहां करते हैं? भाग 4 में। तो भाग 3 और भाग 4 दोनों मिलकर के एक साथ सामाजिक न्याय दर्शन को दर्शाते हैं। तो मूल अधिकारों के साथ साथ राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये दोनों कोर हैं, असेंशियल हैं, क्योंकि इनके बिना अगर इन दोनों पार्ट्स को हटा दिया जाए तो जो जनता के अधिकार हैं, जो लोकतंत्र की सच्ची ताकत है, वो नष्ट हो जाएगी। ये दो ही जो है हमारी जनता को किसी भी प्रकार के शोषण से मुक्ति प्रदान करते हैं और सभी लोगों से एक समान व्यवहार की ओर कदम बढ़ाते हैं। तो ये जो 2 सिद्धांत हैं, मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व, इन दोनों में सामाजिक न्याय दर्शन का वास्तविक तत्व निहित है। संविधान निदेशक सिद्धांतों का मार्ग प्रदर्शित करता है और निदेशक सिद्धांत और उनका क्रियान्वयन संविधान को सामाजिक शक्ति से अभिसंचित करता है। मतलब हमारे संविधान में जहां पर नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है वहां से वो शक्ति प्राप्त करते हैं, और जब इन नीति निर्देशक तत्वों को लागू करोगे तो हमारे संविधान का जो मूलभूत लक्ष्य है वो प्राप्त होने में देर नहीं लगेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की बात करते हैं। उससे पहले पॉलिटी 1000 एमसीक्यू टेस्ट सीरीज एक बहुत बेहतरीन टेस्ट सीरीज है, जिसमें आपको जो प्रश्न मैं यहां करवा रहा हूं उनको एक ही जगह पर आप देख सकते हैं। मात्र 199 रुपए का ये कोर्स है और 1 साल के लिए आपको अवेलेबल रहेगा, जिसमें आप टेस्ट के माध्यम से अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो बहुत से प्रश्न इसमें लिए गए हैं, ऐसा कोई पहलू नहीं है जिसको छोड़ा गया है। समग्र तैयारी अगर आप करना चाहते हैं अभी से, राजस्थान का कोई सा भी एग्जाम हो, पॉलिटी आपको पढ़नी पड़ेगी, और अगर अच्छे लेवल पर पढ़ेंगे तो आपको अलग अलग एग्जाम के लिए तैयारी करने की जरूरत नहीं है। एक साथ आप सभी प्रकार के एग्जाम, तो क्वेश्चन चाहे सिंगल आंसर वाले हो या फिर सेंटेंस बेस्ड हो या कॉलम मैचिंग, हर तरह के क्वेश्चन मैं करवाता हूं, वो आपको यहां मिलेंगे। तो आप आरएस जंक्शन एप्लीकेशन पर जाकर के, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। एप्लीकेशन आज ही आप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर से। चलिए अगला प्रश्न, संविधान के नीति निर्देशक तत्वों की व्यवस्था की प्रेरणा किस देश से ली गई है?
दिखने में बड़ा आम सा ये प्रश्न लगता है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। तो जिस प्रकार से मूल अधिकार हमारे संविधान में कहां से लिए गए हैं, आपके संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं, उसी तरीके से नीति निर्देशक तत्व लिए गए आयरलैंड से। तो आयरलैंड जो है किसी समय स्पेन का ही हिस्सा हुआ करता था और भारतीय संविधान में इनको अपनाया गया है। 1937 का जो आयरलैंड का संविधान है, उस समय स्पेन के अधीन था ये, तो उस आयरलैंड के संविधान से इसको लिया गया है। ठीक है, ये निदेशक सिद्धांत शांतिपूर्ण तरीके से, ये कोई साम्यवाद की बात नहीं करते, क्रांति की बात नहीं करते, ये कहते हैं राज्य अपनी तरफ से प्रयास करे, राज्य एक प्रमुख भूमिका निभाते हुए लोगों को उनके सामाजिक और आर्थिक अधिकार प्रदान करे। तो सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सामाजिक क्रांति का पथ प्रशस्त करने का काम ये करते हैं। इस प्रकार की सामाजिक क्रांति के माध्यम से संविधान सामान्य व्यक्ति की बुनियादी आवश्यकताएं, जो न्यूनतम आवश्यकताएं होनी चाहिए, जो कि समाजवाद का मूलभूत है कि प्रत्येक व्यक्ति को कुछ न्यूनतम दशाओं में अच्छा जीवन मिले, उसकी पूर्ति करने का प्रयास ये करते हैं। और समाज में जो निचला वर्ग है उसको लगातार उत्थान करने, निचले वर्ग को ऊंचा उठाने, क्योंकि हमारे जितने भी नीति निर्देशक तत्व हैं उनमें इन निचले वर्गों को ही ऊंचे उठाने की बात की गई है। अब जब आप नीचे वाले वर्ग को ऊपर उठाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो विभेदित समाज हमारा है, जिसमें वर्गीकरण हो रखा है लोगों का, उस वर्गीकरण को कम करने में मदद मिलेगी। हालांकि धरातल पर यह काम काफी मुश्किल से हो पाता है और आज भी आप देख सकते हैं देश में असमानता लगातार बढ़ती ही जा रही है। चलिए अगला प्रश्न पढ़िए। अब बात करते हैं अलग अलग व्यक्तित्व ने हमारे नीति निर्देशक तत्वों को लेकर क्या कहा है। मैं डायरेक्ट आपको केवल अनुच्छेद पढ़ा दूं, उससे पहले जरूरी है कि इसके आसपास की सारी बातों को हम कवर कर लें, वही मैं प्रयास यहां पर कर रहा हूं। तो आप इसको अनर्गल ना लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं और इन पर अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। खासकर आरएस परीक्षा में अब आपको सीधे प्रश्न नहीं पूछे जाते, प्रश्नों को घुमा करके अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, हम उसी तरीके से इनको कवर कर रहे हैं। तो किस विद्वान के अनुसार नीति निर्देशक तत्व एवं अधिकार ये दोनों मिलकर के भारतीय संविधान की मूल आत्मा कही गई है? तो उत्तर हो जाएगा ग्रैनवेल ऑस्टिन। ग्रैनवेल ऑस्टिन ने कहा है कि नीति निर्देशक तत्व और अधिकार हमारे संविधान की मूल आत्मा है। अब हम बात करें अगर अंबेडकर जी की, तो उन्होंने अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की मूल आत्मा का है। अलग अलग लोग अलग अलग तरह से कहते हैं, यह ध्यान रखना है। मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों को किसने कहा है? हमारे ग्रैनवेल ऑस्टिन, जो कि एक बहुत प्रसिद्ध विचारक है राजनीतिक, भारतीय राजनीति के बारे में इन्होंने काफी कुछ लिखा है, तो उनके अनुसार ये बात कही गई है। अगला प्रश्न, अब बात करते हैं कि नीति निर्देशक तत्वों के निर्माण की परंपरा कब शुरू हुई, कब हमारे यहाँ पर चर्चा चली। तो किसकी अध्यक्षता में गठित समिति ने अधिकारों को न्यायोचित और गैर न्यायोचित अधिकार के रूप में बांटने का सुझाव दिया था? आप सभी जानते हैं कि जहां मूल अधिकारों के लिए आप कोर्ट में जा सकते हैं, बाध्यकारी हैं, वहीं पर हमारे जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो सरकार पर बाध्यकारी नहीं है। मतलब इनको लागू करने के लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते। इनका अगर हनन होता है तो आप ये नहीं कह सकते कि आप कोर्ट में चले जाएं, नहीं, क्योंकि राज्य के पास जो संसाधन है और जो भी उपलब्ध मशीनरी है उसके आधार पर ही राज्य इनको देने का प्रयास करेगा। जैसे जैसे वो सक्षम होगा वैसे वैसे वो इन्हें देता जाएगा। तो ये बात यहां पर जो है बांटने का काम किया था तेज बहादुर सप्रू समिति ने 1944 में। तेज बहादुर सप्रू जो कि उदार दल के एक प्रमुख नेता थे, उनकी अध्यक्षता में जो है एक समिति बनाई गई थी, उसने ये किया। तो ग्रैनवेल ऑस्टिन बताते हैं कि हमारे संविधान में निदेशक तत्वों को लाने में 4 लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। BN राव, ठीक है, संवैधानिक सलाहकार संविधान के, AK अय्यर, BR अंबेडकर और KT शाह। ठीक है, ये 4 लोग हैं जिन्होंने नीति निर्देशक तत्वों को अंतिम रूप अपना दिया था। इनकी उत्पत्ति कराची प्रस्ताव जो 1931 में हुआ था, मैंने आपको बताया था कराची में 1931 में ये अधिवेशन किया गया था। पहली बार मूल अधिकार प्रदान करने की बात यहां पर की गई थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में इसे 1931 में आयोजित किया था, जब देश में असहयोग आंदोलन की स्थिति थी। गांधी जी जब यहाँ गए थे मार्च में, 10 मार्च को यह हुआ था, तब गांधी जी का विरोध भी किया गया था क्योंकि उन्होंने भगत सिंह के डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर दिया था। ये वही साल है 1931, तो ऐसे याद रखना आप इसको। 1920 में भारत में सामाजिक व राष्ट्रीय विचारों के साथ इनका प्रादुर्भाव हुआ था। तो जब हमारा असहयोग आंदोलन आया, जब उस समय मजदूरों, किसानों के मुद्दे सामने आने लगे और रूसी क्रांति का प्रभाव जब हमारे यहाँ हुआ, तब हमने इन मुद्दों पर बात करना शुरू किया था। तेज बहादुर सप्रू की अध्यक्षता में 1944 में समिति गठित की थी। ये वही तेज बहादुर सप्रू हैं जिन्होंने 1928 में मोतीलाल नेहरू को नेहरू रिपोर्ट का निर्माण करने में भी मदद की थी। तो काफी संवैधानिक मामलों की एक जानकार थे, बहुत अच्छे एक लॉयर भी थे
तो इन्होंने जो है कहा कि हमें इन अधिकारों को दो भागों में बांटना चाहिए। पहला न्यायोचित, जिनको हम कोर्ट के माध्यम से लागू करवा सकें, और दूसरे गैर न्यायोचित, जो राज्य अपनी मर्जी से जब उसके बाद संसाधन होंगे तब उनको लागू करेगा। इसीलिए मूल अधिकार बाध्यकारी है, और जो है नीति निर्देशक तत्व जो भी एक तरह के अधिकारी हैं, लेकिन ये गैर बाध्यकारी हैं। इसलिए इनको नीति निर्देशक तत्व कहा जाता है, क्योंकि राज्य इनसे प्रेरणा पाकर के काम करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत सन 1935 के भारत शासन अधिनियम में जारी किए गए अनुदेश पत्रों के समान ही है। ये बात किसने कही? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, उनके द्वारा ये बात कही गई थी। और उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि अधिकतर जो मुद्दे इसमें लिए गए हैं वो आपके भारत शासन अधिनियम के अनुरूप हैं। तो आप कह सकते हैं कि हमारे नीति निर्देशक तत्वों पर भारत शासन अधिनियम का काफी गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि राज्य नीति सिद्धांतों का उद्देश्य है जनता के कल्याण को प्रोत्साहित करने वाली एक सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करना। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि जो सन 1935 के भारत शासन अधिनियम में जो अनुदेश पत्र दिए गए हैं, जो कि उस समय गवर्नर जनरल और गवर्नरों को दिए गए थे, वही हमारे संविधान में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका को दिए गए हैं। तो उसमें भी लगभग ऐसे ही प्रावधान थे जो वर्तमान में आपके संविधान में नीति निर्देशक तत्वों में है। वहीं से इसका प्रभाव हम देख सकते हैं। तो आयरलैंड से भी है और यहां से भी है। सर आइवर जेनिंग्स, ये भी एक और महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है। इन्होंने कहा है कि भारतीय संविधान का यह भाग फेबियन समाजवाद की स्थापना करता है। हालांकि संविधान में समाजवाद शब्द का उल्लेख नहीं मिला है। समाजवाद शब्द को हमारे संविधान में बाद में 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया है। संविधान में कहीं पर भी इसको नहीं दिया गया था। और फेबियन समाजवाद का एक रूप है। दरअसल समाजवाद के दो रूप होते हैं। एक होता है फेबियन समाजवाद, ठीक है, और दूसरा समाजवाद होता है हमारा जिसको हम बोलते हैं मार्क्सवाद, जिसको हम वैज्ञानिक समाजवाद भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये उदार समाजवाद है, फेबियन समाजवाद, जिसके जो प्रणेता है वो क्या कहते हैं, उनके अनुसार जो है उच्च वर्ग धीरे धीरे उसका हृदय परिवर्तन होगा और वो ऑटोमेटिकली लोगों को अपने अधिकार प्रदान कर देगा। लेकिन मार्क्सवाद क्या बोलता है? मार्क्सवाद कहता है कि हमें क्रांति के माध्यम से जो सर्वहारा वर्ग है, जो निचला वर्ग है, उसको अधिकार छीनने पड़ेंगे, अपने अधिकार प्राप्त करने पड़ेंगे। हमारे यहाँ पर मार्क्सवाद को तवज्जो नहीं दी जाती, हमारे यहाँ पर फेबियन समाजवाद को तवज्जो दी जाती है। इसमें भी हम गांधीवादी समाजवाद को तवज्जो देते हैं, जो गांधीवादी तरीकों से अपने अधिकारों की प्राप्ति की बात करता है। चलिए, किसके अनुसार कोई लोकप्रिय मंत्रिमंडल संविधान के चतुर्थ भाग के संबंधों के उल्लंघन का साहस नहीं कर सकता है? मतलब कि जो निर्देश राज्य को दिए गए हैं उनका कोई भी मंत्रिमंडल जो कि चुनकर के आया है, लोकप्रिय मंत्रिमंडल का मतलब क्या? जो चुनी गई सरकार है। तो क्या कोई सरकार ऐसा करेगी कि वो नीति निर्देशक तत्वों के अनुरूप काम न करके उसके विरोध में करे? क्योंकि आप भी जानते हैं कि जो ज्यादा बड़ा वोटिंग वाला वर्ग है वो कौन है? कमजोर वर्ग। और कमजोर वर्ग के खिलाफ अगर किसी ने काम कर दिया, क्योंकि नीति निर्देशक तत्व उस कमजोर वर्ग को लाभ देने की बात करते हैं, उनके खिलाफ अगर आपने कोई काम कर दिया तो अगले चुनाव में आपको जवाब मिल जाएगा। इसीलिए हमारे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, जो कि आपके संविधान सभा के ही सदस्य थे, उनके द्वारा ऐसा कहा गया कि कोई भी लोकप्रिय मंत्रिमंडल इस चतुर्थ भाग में जो वर्णित चीजें हैं उनका उल्लंघन नहीं करेगा। यहां तक कि आप देखते हैं कि हमारे जितने भी चुनावी प्रपत्र होते हैं, जो घोषणा पत्र होते हैं, उनमें अधिकतर नीति निर्देशक तत्वों की पूर्ति की बात करते हैं। प्रोफेसर पायली, उनके अनुसार निदेशक तत्व भारतीय प्रशासकों के आचरण के सिद्धांत है। बिल्कुल सही है, क्योंकि भारतीय प्रशासकों का ही काम है योजनाओं का लाभ देना, और उनको किस तरह से काम करना चाहिए ये हमको पता चलता है नीति निर्देशक तत्वों से। न्यायाधीश एच.जे. कानिया के अनुसार निदेशक तत्वों में राष्ट्र की बुद्धिमत्तापूर्ण स्वीकृति बोल रही है, जो संविधान सभा के माध्यम से अभिव्यक्त हुई थी। मतलब जो प्रावधान आपके निर्देशक तत्वों में रखे गए हैं वो बड़ी बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से विकसित किए गए हैं, उनको जगह दी गई है और इनको संविधान सभा ने स्वीकृत भी किया है। एमसी सीतलवाड़ कौन है? एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, जिन्होंने कहा राज्य नीति के इन मूलभूत सिद्धांतों को वैधानिक प्रभाव प्राप्त नहीं है। मतलब आप न्यायालय से इनको लागू नहीं करवा सकते, लेकिन ये प्रकाश स्तंभ के रूप में काम करते हैं न्यायालयों के लिए। तो न्यायालय जब भी अपना परिणाम सुनाए, तो जिस तरह से जहाज जो होता है समुद्र में तैरता हुआ, अगर उसको बंदरगाह तक पहुंचना है, अपने लक्ष्य तक पहुंचना है, तो उसके लिए क्या होता है? बंदरगाह पे एक प्रकाश स्तंभ लगा होता है जिसको दूर से देख करके और जहाज वहां तक पहुंच जाता है।
उसी तरह से इन लक्ष्यों को देख करके न्यायालय अपने फैसलों को उसी के अनुरूप ढाल सकते हैं और न्यायालयों के लिए ये एक तरह का प्रकाश स्तंभ है। कौन? नीति निर्देशक तत्व। तो ये कुछ विद्वान हैं जिन्होंने अपनी अपनी बातें कही है। चलिए अब आ जाते हैं हम और बात करते हैं हमारे जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनके विशेषताओं के बारे में। आपको बताना है कौन सा एक नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में गलत है। पहला, यह पुलिस राज्य की बजाय लोक कल्याणकारी राज्य के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करते हैं। बिल्कुल सही। पुलिस राज्य में क्या होता है? पुलिस राज्य में डंडे के बल में सरकार के लिए लाभ दिए जाते हैं, उच्च वर्गों को लाभ दिए जाते हैं, या फिर कह सकते हैं कि जो ब्रिटिश राज था वो पुलिस राज कहलाता था। अब ब्रिटिश राज से हम तंग आ चुके थे, हम चाहते थे कि गरीब वर्ग की, असहाय जनता की रक्षा हो, उनको सहारा मिले, उनको न्यूनतम कुछ बुनियादी आवश्यकताएं मिले। उसको बोलते हैं हम लोक कल्याणकारी राज्य। और लोगों का कल्याण करने वाले राज्य के रूप में हम अपने प्रशासन को देखना चाहते हैं, तो यही काम ये करते हैं। ये राजनीतिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं, ये गलत है। दरअसल ये आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। निदेशक तत्व शासन में मूलभूत है, ये भी बिल्कुल सही है। देश के शासन में इनको मूलभूत रखा गया। आज तक आप देख लीजिए कोई भी हमारी योजना है सभी में इनका प्रयोग किया गया है। और गैर न्यायोचित होते हुए भी कई बार इन्हें अनुच्छेद 14 और 19 पर वरीयता दी जा सकती है। तो अनुच्छेद 31C हमने पढ़ा है, उसमें हमने देखा था किस प्रकार से अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 पर वरीयता दी गई है, अनुच्छेद 39B और C को। तो ये भी सही है, ठीक है। कई बार इनको वरीयता दी जाती है। कई मामले हैं, चाहे आपके LIC का मामला हो, बैंकिंग राष्ट्रीयकरण का मामला हो, उन सभी में हमने ये देखा है। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में नीति निर्देशक तत्वों की गैर प्रवर्तनीयता का उल्लेख किया गया है? मतलब न्यायालयों द्वारा इनको लागू नहीं किया जा सकेगा, संविधान में स्पष्टतः वर्णित है। कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 37 में। तो अनुच्छेद 37 कहता है कि नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय द्वारा जो है प्रवर्तनीय नहीं किया जाएगा, न्यायालय इनको लागू नहीं करवा सकता, लेकिन फिर भी राज्य का कर्तव्य होगा कि वो इनको लागू करे। तो ये भाग 4 के उपबंध जो है किसी भी न्यायालय पर प्रवर्तित नहीं होंगे, ये इसमें लिखा हुआ है अनुच्छेद 37 में। अनुच्छेद 36 क्या बोलता है? भाग 4 के लिए राज्य की परिभाषा वही है जो भाग 3 में है। तो भाग 3 में हम देखते हैं अनुच्छेद 13 के अंतर्गत राज्य की परिभाषा आपको दी गई है, वही परिभाषा आपको यहां पर भी देखने को मिलती है। अगला देखिए, आपको देखना है अनुच्छेद 39। अनुच्छेद 36-37 हमने देख लिया, अब हम बात करें 38-39 की। अनुच्छेद 39 के अंतर्गत कौन सी व्यवस्था सम्मिलित नहीं है? अनुच्छेद 39 में कुल मिलाकर के 6 क्लॉज दिए गए हैं, सब क्लॉज जिनको बोल सकते हैं हम, क, ख, ग, घ, ढ और छ। और इनमें से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है ये बताना है। तो इसका आंसर होगा C, आय की असमानता को कम करने का प्रयास। यहां पर आपको कंफ्यूजन होता है, अब मैं समझा देता हूं कैसे आप डिफरेंस करोगे अनुच्छेद 38 और 39 में। तो अनुच्छेद 38 में दिखा है आय की असमानता को कम करना। दो चीजों पर आप ध्यान देना, मैं अंडरलाइन करता हूं इन दोनों चीजों को, आप समझ जाओगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। पहले क्लॉज में लिखा हुआ है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, अनुच्छेद 38 में पहले में। दूसरे में लिखा हुआ है प्रतिष्ठा, सुविधा और अवसर की समता, ठीक है। समता मतलब आय की असमानता को कम करना। तो ये दोनों चीजें आपके कहां पर है? प्रस्तावना में। देखना आप, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके सभी लोगों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, धर्म विचार अभिव्यक्ति, धर्म उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता लिखा हुआ है ना। तो दो लाइनें, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, एक तो ये हो गया, ये अनुच्छेद 38 के पहले क्लाउज में है, ठीक है। तो क्या करेगा राज्य जो है? ऐसी सामाजिक व्यवस्था स्थापित करेगा जिससे कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय सुनिश्चित हो। तो प्रस्तावना से जोड़िए अनुच्छेद 38 को। और दूसरा राज्य क्या करेगा? राज्य लोगों के बीच में प्रतिष्ठा, सुविधा और अवसर की समानता को बढ़ाएगा, ठीक है, असमानता को समाप्त करेगा। समानता को बढ़ाएगा, असमानता को समाप्त करेगा, और इस असमानता में आय की असमानता भी सम्मिलित है। तो ये दोनों आपके अनुच्छेद 38 में दिए हुए। तो अनुच्छेद 38 को आप जोड़ेंगे किससे? प्रस्तावना से, नहीं तो याद नहीं होगा जल्दी से। तो अनुच्छेद 38 में 2 क्लाउज है, दोनों को याद रखना है। 36 से शुरू होता है आपका 36 में 36, 37, 38। 36 नीति निर्देशक तत्वों की पहले व्याख्या करता है, 37 राज्य की 36 आपका राज्य की परिभाषा देता है,
37 जो है आपकी इनकी गैर परिवर्तनीयता को दिखाता है, और उसके बाद में 38 जो है आपके दो उद्देश्य जो हमारी प्रस्तावना में दिए गए हैं उन दो उद्देश्यों को लागू करने की बात करता है। एक बार प्रस्तावना को आप जरूर देख लेना, आपको क्लियर हो जाएगा। अनुच्छेद 39 अनुच्छेद 39 में 6 क्लाउज है टोटल, ठीक है। अनुच्छेद 39 की मैं बात कर रहा हूं। अनुच्छेद 39 ए भी है, अलग से ब्रैकेट नहीं लगाया है मैंने, ठीक है। अब इनको कैसे लिखोगे आप? 39(1) ब्रैकेट में, 39(2), ठीक है, 39(3), 39(4), 39(5), 39(6) ब्रैकेट में रखना है, ये ध्यान रखना है। तो 39(1) क्या बोलता है? पुरुष और स्त्री दोनों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार। कोई भेदभाव नहीं कि महिलाएं ये काम करेगी, पुरुष ये, सभी प्रकार के कामों में दोनों को समान रूप से मिलेगा। इसीलिए आपने हाल ही में देखा होगा कि भारतीय सेना में भी जो है महिलाओं को एज ए फाइटर जो स्ट्रीम्स है उनमें एडमिशंस दिए गए हैं, एनडीएस में, और जो बाकी जो कोर्सेज हैं उनमें अब इनको एडमिशंस दिए जा रहे हैं। 39(2) भौतिक संसाधनों के स्वामित्व एवं नियंत्रण का वर्गीकरण सामूहिक हित के लिए करता है। मतलब जो हमारे भौतिक संसाधन है जिनसे लाभ मिल सकता है, जमीन हो गई, खनन हो गया, ठीक है, और भी वन संसाधन, इन सभी पर जो भी नियंत्रण हो वो सामूहिक हित के लिए होना चाहिए, किसी एक व्यक्ति का लाभ उससे नहीं होना चाहिए। और धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि उत्पादन के साधनों को एक ही व्यक्ति को दे दिया जाए। दोनों कहते एक ही बात है, पहला तो सामूहिक हित की बात करता है और दूसरा संकेंद्रण को रोकता है। और इन दोनों को लागू करने के लिए वरीयता दी जा सकती है अनुच्छेद 14 और 19 पर। याद रखना, संविधान का जो अनुच्छेद 31C है उसके अनुसार 39(2) और 39(3) को वरीयता दे सकते हैं अनुच्छेद 14 और 19 पर। मैंने आपको मूल अधिकार में ये चीज बताई है, तो ध्यान रखना, एक तो सामूहिक हित की बात करता है और दूसरा संकेंद्रण को रोकता है। एक तो उत्पादन के साधनों पर सामूहिक हित की बात करता है और दूसरा उत्पादन के साधनों के संकेंद्रण को रोकता है। समान कार्य के लिए समान वेतन। अगर महिला और पुरुष एक ही काम कर रहे हैं तो उनको अलग अलग वेतन नहीं मिलना चाहिए, बराबर वेतन मिलना चाहिए। पुरुष और स्त्री कर्मचारियों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। मतलब जो भी व्यक्ति है उससे उतना ही काम कराओ जितने की जरूरत है। तो ये पूरे के पूरे जो है ना, जो कार्य स्थल जो है उन पर मिलने वाली जो असमानता ही पहले थी उनको दूर करता है, उत्पादन और कार्य से, रोजगार से जुड़ा। बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में विकसित होने की सुविधा दी जानी चाहिए, उनका शोषण नहीं किया जाना चाहिए। और इसी के पूरक के रूप में अनुच्छेद 23 को स्थान दिया गया है जहां पर बेगार, बलात्श्रम आदि का निषेध किया गया है। क्लियर है? तो ये हो गया अनुच्छेद 39। चलिए आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद 41 की बात करते हैं। अनुच्छेद 41 के अंतर्गत राज्य द्वारा जनता के कौन कौन से अधिकार की प्राप्ति के लिए प्रयास किए जाएंगे? कौन से अधिकार हैं जिनको प्राप्त करवाने के लिए राज्य काम करेगा? तो काम पाने का अधिकार, शिक्षा पाने का अधिकार, या लोक सहायता पाने का अधिकार? उत्तर होगा उपरोक्त सभी। अनुच्छेद 41 दरअसल कुछ दशाओं में आर्थिक और बाकी चीजों को देखते हुए जो राज्य की सीमाएं हैं, आर्थिक सामर्थ्य जो है, सीमाएं हैं, उनके अंतर्गत लोगों को काम पाने का अधिकार होगा। हर व्यक्ति को काम मिले ऐसा राज्य व्यवस्था करेगा। इसीलिए रोजगार गारंटी योजना शुरू की गई है हमारे संविधान में। आप देखते हैं मनरेगा एक्ट लागू किया गया, वो इसलिए किया गया है। शिक्षा पाने का अधिकार होगा, इसीलिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू किया गया है। बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और निशक्तता और अन्य अभाव में लोक सहायता पाने का अधिकार होगा। आप देखते हैं वृद्धावस्था पेंशन स्कीम, ठीक है, बीमारी में और निशक्तता की स्थिति में विकलांगों के लिए योजनाएं, बेकारी भत्ता मिलता है, जैसे आप देखते हैं बेरोजगारों को भत्ता दिया जाता है। ये सारी योजनाएं जो है आपकी इसी क्लाउज को पूरा करने के लिए जो है कार्यरत है। तो तीन चीजें, काम पाने का अधिकार, शिक्षा पाने का अधिकार और लोक सहायता पाने का अधिकार, ये तीनों अधिकार अनुच्छेद 41 के अंतर्गत हमको प्राप्त होते हैं। तो ये होते हैं हमारे 10 प्रश्न आज पूरे। 10 प्रश्नों का सेट इसलिए रखता हूं ताकि आप ज्यादा बोर भी ना हो और चीजों को रिवाइज भी कर सकें। तो इनकी प्रैक्टिस अगर आप करना चाहते हैं तो हमारा कोर्स अवेलेबल है आप सभी के लिए RS जंक्शन एप्लीकेशन पर। 199 रुपए का कोर्स है, लेकिन मैं वादा करता हूं कि इस कोर्स को करने के बाद ऐसा कोई प्रश्न नहीं होगा जिसको आप छोड़ करके आएंगे। आपके अगर आप 25 में से 25 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं तो आप मान के चलिए आपका आधा काम आपके एग्जाम को क्लियर करने के लिए हो जाता है। बाकी आप अदर सब्जेक्ट से कर सकते हैं, लेकिन ये पॉलिटी ऐसा सब्जेक्ट है जहां से आप टोटल
कंप्लीट कवरेज ले सकते हैं, क्योंकि मेंस में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज ही कोर्स ज्वाइन करें, जुड़े हमारे साथ, वीडियो को लाइक करें। अगली क्लास में फिर से चर्चा करेंगे हम नीति निर्देशक तत्वों पर, और बचे हुए जो नीति निर्देशक तत्व उनको कवर करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।